फिर रजत ने कहा, अबे भाई पहले पूरी बात तो सुन ले। फिर रजत की बात बीच में काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे यार बस कर, मुझे अभी खाना भी बनाना है। फिर रजत ने कहा, चल यार आज मेरे घर खाना खा लियो। फिर अवनीत ने कहा, ना यार कब तक दूसरों के घर में खाना खाऊंगा, इसीलिए ही तो मैं शहर से अपने अंकल आंटी के घर से यहाँ आया हूँ। उन्होंने भी तो मुझे 10 सालों तक पाला, पर कब तक मैं उन पर बोझ बना रहता। पिताजी के ख़त्म होने के बाद से ही उन्होंने मुझे पाला है, पर अब समय आ गया है कि मैं खुद कुछ करूं। वैसे भी गांव में अपना घर खेत सब है। अवनीत 10 साल से अपने अंकल आंटी के घर में इसीलिए रहता था क्योंकि 10 साल पहले उसके पिताजी की मौत हो गई थी और उसकी मम्मी की मौत लगभग 12 साल पहले ही हो गई थी। और उन दोनों की मौत के बाद से ही अवनीत घर में अकेला रह रहा था। फिर उसके बाद से ही उसके अंकल उसे अपने साथ शहर लेकर चले गए थे। अवनीत जैसे ही अपने घर जा रहा था तभी रजत ने अवनीत के पीछे से ही कहा, रुक भाई, आज मैं भी तेरे ही घर पर रुकता हूँ, थोड़ी बातें बातें करेंगे दोनों रात भर। फिर अवनीत ने कहा, हाँ ठीक है, पर तू अपने घर में क्या बोलेगा? रजत ने कहा, यही मैं आज तेरे घर में ही रुकूंगा, चल अब जल्दी पहले तेरे साथ खाना बनवाता हूँ। फिर अवनीत ने कहा, अबे तू बनवाएगा, तुझे आता भी है खाना बनाना? फिर रजत ने कहा, अबे भाई तुझे पता क्या है अभी मेरे बारे में, जब किसी की गांव शादी होती है ना तो सब मुझे ही बुलवाते हैं जल्दी से खाना बनवाने के लिए। फिर अवनीत ने कहा, अच्छा चल अब घर के अंदर भी आएगा या बाहर ही खाना बना देगा? इतना बोलकर अवनीत अपने घर का ताला खोलकर अपने घर के अंदर चले जाता है और रजत भी उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर जाता है और बोलता है, अरे भाई तूने तो पूरा घर साफ कर दिया है। फिर अवनीत बोलता है, हाँ भाई कल का पूरा दिन लग गया था मेरा घर साफ करने में। फिर रजत ने कहा, अबे भाई मुझे बुला लेता, मैं तेरे साथ सफाई करा देता। फिर अवनीत ने कहा, पर यार कैसे बुलाता तुझे, मेरे पास तेरा नंबर ही नहीं था। चल अब यह बातें बाद में करेंगे, पहले चल खाना बना लेते हैं। अवनीत ने इतना बोलने के बाद दोनों अवनीत के किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। दोनों खाना बना ही रहे थे तभी अवनीत ने कहा, अच्छा भाई वैसे जो तू वो डाइन कोट वाली बात बता रहा था तो तू यह बताने वाला था ना कि वो डाइन कोट कैसे बना और उस डायन के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो हमेशा के लिए वहीं फंस गई। फिर रजत ने कहा, अरे अभी तो तुझे उस डायन कोट की कोई बात नहीं करनी थी, पर अब पूछ रहा हूँ ना, तो बताओ आगे क्या बाबा ने सुनाया। पर उसकी जो माँ थी वो गांव में जादू टोना करती थी। वैसे उसमें तो गांव में काफ़ी लोग थे जो जादू टोना करते थे, पर सब चुपचाप करा करते थे। वैसे ही उसकी माँ भी चुपचाप छोटे मोटे जादू टोना करा करती थी। फिर बाबा की बात बीच में काटते हुए मैंने कहा, पर बाबा वो सब जादू टोना चुप कर क्यों करते थे? मेरा मतलब है कोई कुछ भी करे किसी को क्या? फिर बाबा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वो बेटा इसीलिए क्योंकि सब काला जादू करा करते थे और भूतों और डायनों की पूजा करते थे। फिर बाबा को बीच में टोकते हुए मैंने कहा, पर बाबा भूतों और डायनों की पूजा करके किसी को क्या मिलेगा? मेरा मतलब है हम सब भगवान की पूजा करते हैं तो वो हमें सुख समृद्धि देते हैं, मगर भूत डायन जैसी चीज़ें किसी को क्या दे सकती हैं?
फिर बाबा ने कहा, यह जितने भी काले जादू वाले लोग होते हैं ना, वो सब भूत पिशाच या डायन की ही पूजा करते हैं, क्योंकि काला जादू लोगों का बुरा करने के लिए होता है और भगवान की पूजा से तो सब अच्छा ही होता है, किसी का बुरा नहीं। इसीलिए वो सब भूत इन सब की पूजा करते हैं। वैसे ही एक दिन दिव्या की माँ जहाँ अभी डायन कोट है वहीं डायन की पूजा कर रही थी। पर तभी यह बात गांव वालों को पता चल गई। फिर उसके बाद गांव के सभी लोग तुरंत वहां पहुंचे और दिव्या की माँ को पकड़ लिया। उसके बाद उन सब ने दिव्या के पूरे परिवार को उसी जगह पर पकड़ कर लाया। फिर उसके बाद जो उस समय गांव के मुखिया थे, यानी उसी आखिरी वंशज के पूर्वज ने उसके पूरे परिवार को वहीं मारकर दफना दिया था। पर दिव्या वो एक डायन की बेटी थी, मतलब वो डायन के वरदान से पैदा हुई थी, इसीलिए वो मरने के बाद एक डायन बन गई। फिर बाबा को बीच में ही रोकते हुए मैंने कहा, पर बाबा वो एक ही जगह पर कैसे फंस गई? फिर बाबा ने कहा, दिव्या मरने के बाद जैसे ही डायन बनी, उसने पूरे ही गांव में मौत का एक खेल सा चला दिया। उसकी मौत के कुछ दिन बाद ही रोज गांव में वो किसी न किसी की जान जरूर लेती थी। उसी बीच में उसने मुखिया के पूरे परिवार को भी मार दिया। बाबा के इतना बोलते ही मैंने बाबा को बीच में फिर रोका और कहा, पर बाबा आपने तो कहा था अभी भी उस मुखिया का आखिरी वंशज बचा हुआ है, पर अब कह रहे हैं कि उसने पहले ही मुखिया के पूरे परिवार को मार दिया था। तो वो आखिरी वंशज कौन है जिसको अभी भी डायन ढूंढ रही है? फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा, पहले पूरी बात तो सुन लो। उसने मुखिया के पूरे परिवार को मार दिया था, पर उसमें उसका एक बेटा अपने ससुराल गया हुआ था, जिससे मुखिया का बेटा और उसकी बहू बच गए थे। और जब मुखिया के बेटे को उसके गांव की पूरी खबर मिली, तब मुखिया का बेटा अपने गांव जा ही रहा था, तभी उसने रास्ते में ब्रिजनाथ बाबा मिले। ब्रिजनाथ बाबा का नाम शायद तुमने भी सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं, ब्रिजनाथ बाबा इतने शक्तिशाली थे कि वो सभी देवी देवताओं से बात करते थे। दिव्या एक डायन की बेटी थी और मरने के बाद वो भी ज़्यादा शक्तिशाली डायन बन चुकी थी और ऊपर से उसे बदला भी लेना था, इसीलिए उसे काबू करना ब्रिजनाथ बाबा के लिए भी कठिन हो रहा था। पर किसी तरह से बाबा ने उसे काबू तो कर लिया, पर जहाँ दिव्या को दफनाया गया था उसकी आसपास जगहों पर बाबा काबू नहीं पाए थे, जिसकी वजह से वो जगह डायन कोट बन गई और वो डायन भी वहीं फंसकर रह गई। पर जब उस मुखिया के बेटे का बेटा हुआ, तब उस डायन ने किसी का इस्तेमाल करके उसे उस डायन कोट में बुला लिया। उसके बाद उस डायन ने उसे भी मार दिया। ऐसा करते करते मुखिया की हर पीढ़ी में से किसी न किसी को ज़रूर मार देती है और बस मुखिया का वो आखिरी वंशज ही बचा है। पर इस बार जो भी आखिरी वंशज है वो महादेव के वरदान से पैदा हुआ था और उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान है। इस बार मुखिया का वो आखिरी वंशज उस डायन कोट में जाएगा, तो पर उस बार या वो डायन मरेगी या फिर वो आखिरी वंशज। महादेव ने इस बार उसे इसीलिए ही धरती पर भेजा है कि वो उस डायन को मार सके, क्योंकि वो डायन अब तक बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी है। और ऐसा भी धरती में होता है तब भगवान खुद आते हैं,
या फिर अपने किसी दूत को धरती की रक्षा करने के लिए भेजते हैं। और इस बार इस काम के लिए भगवान ने मुखिया के आखिरी वंशज को चुना है। बाबा की सारी बातें सुनने के बाद फिर मैंने कहा, पर बाबा आपको यह सारी बातें कैसे पता चली? फिर बाबा ने कहा, क्योंकि बेटा मैं उन्हीं बिजरनाथ बाबा का शिष्य हूँ और उन्हीं ने मुझे यह सब बातें बताई हैं। बाबा की बात सुनकर फिर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा, बाबा पर आपने तो कहा था वो बृजनाथ बाबा 500 साल पहले थे, तो आप उसके शिष्य कैसे हो सकते हो? फिर बाबा ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्योंकि बिजनाथ बाबा ने 600 वर्ष की उम्र में अपने शरीर का त्याग करा था और उन्होंने जब उस डायन को काबू करा था तब उनकी उम्र 100 वर्ष से भी ज़्यादा थी। और हाँ, मैं ही उनका आखिरी शिष्य हूँ। बाबा की बातें सुनने के बाद मैंने फिर हैरानी के साथ कहा, बाबा पर कोई 600 साल तक जिंदा कैसे रह सकता है? मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना। फिर बाबा ने कहा, बेटा क्योंकि वो एक महान तपस्वी थे और हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे तपस्वी हुए हैं जो हजारों सालों तक जीवित रहे हैं और बिजरनाथ बाबा भी उन्हीं में से एक हैं। रजत ने अभिनीत को बाबा की सारी बात बता दी जो उसे बाबा ने 1 वर्ष पहले बताई थी। फिर उसके बाद अभिनीत की सारी बात सुनी और बड़ी हैरानी के साथ कहा, भाई तू मुझे ले चलेगा उन बाबा के पास? क्योंकि भाई रजत ने अभिनीत को बाबा की सारी बात बता दी। उसे बाबा ने पहले ही बताई थी। फिर उसके बाद अभिनीत की सारी बात सुनी और बड़ी हैरानी के साथ कहा, भाई तू मुझे ले चलेगा उन बाबा के पास? क्यों? तू क्या करेगा बाबा के पास जाकर? वैसे भी तुझे इन सब बातों में विश्वास कहाँ है? रजत के इतना बोलने के बाद अभिनीत अपनी जगह से उठता है और पीठ रजत की ओर करके अपनी टी शर्ट खोलने लगता है। फिर उसके बाद अभिनीत जैसे ही अपनी पूरी टी शर्ट निकालता है और जैसे ही रजत उसकी पीठ की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर उसके बाद रजत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, भाई इसका मतलब तू है वो मुखिया का आखिरी वंशज, यानी वो डायन तुझे ही ढूंढ रही है। फिर अभिनीत बोलता है, भाई मुझे भी अभी ही तेरी बात सुनकर पता चला क्योंकि मेरे फिर अभिनीत बोलता है, भाई मुझे भी अभी ही तेरी बात सुनकर पता चला क्योंकि मेरी पीठ पर यह त्रिशूल निशान पैदाइशी है, यानी मेरी ही वजह से नागिन पागल हो गया। फिर रजत ने कहा, अबे भाई इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तुझे तो अभी ही पता चला, तू इस बारे में ज़्यादा मत सोच। हाँ चल, कल सुबह होते ही हम दोनों उन बाबा के पास चलेंगे, फिर वही बताएंगे कि आगे क्या करना है। रजत की बात खत्म होते ही अभिनीत ने कहा, पर भाई मेरे पूर्वजों की एक गलती की वजह से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। पता नहीं गांव के कितने परिवारों ने अपने लोगों को खोया है। काश मेरे पूर्वज बस दिव्या की माँ को कोई छोटी मोटी सज़ा दे देते, उसके पूरे परिवार को मारने की क्या ज़रूरत। फिर रजत अवनीत को समझाते हुए बोलता है, भाई तू समझ क्यों नहीं रहा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और वैसे भी हम इतिहास तो बदल नहीं सकते, इसीलिए भाई इस बारे में अब ज़्यादा मत सोच। कल सुबह बाबा से बात करेंगे, फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। रजत और अवनीत बात कर ही रहे थे, तभी अवनीत के घर के दरवाजे को कोई बहुत तेज थपथपाने की आवाज़ आती है। अवनीत आवाज़ सुनकर बोलता है, अरे इतना रात को कौन होगा? फिर रजत बोलता है,
हाँ यार, तेरा घर तो 10 साल से बंद था, फिर कौन हो सकता है? हाँ, क्या पता, हो सकता है कि कोई तेरा रिश्तेदार हो और उसे पता चला हो कि तू गांव आया हुआ है, तो क्या पता तुझसे मिलने आया हो। फिर अवनीत बोलता है, क्या पता, हो सकता है, पर मैं तो अपने किसी रिश्तेदार को तो जानता भी नहीं। फिर अवनीत बोलता है, क्या पता, हो सकता है, पर मैं तो अपने किसी रिश्तेदार को जानता भी नहीं। दोनों यही सब बातें कर रहे थे, तभी अवनीत के घर के बाहर जो भी था वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से थपथपाने लगता है। आवाज़ तेज़ होते ही अवनीत अपनी जगह से उठता है और दरवाजे की ओर जाने लगता है, और उसके पीछे पीछे रजत भी जाने लगता है। और जैसे अवनीत ने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो पीछे खड़े रजत की आंखें फटी की फटी रह गई कि उसने देखा बाहर ब्रिजेश खड़ा था। उसे देखते ही फिर रजत ने तुरंत कहा, अबे ब्रिजेश, यहाँ क्या कर रहा है? फिर उसके बाद ब्रिजेश ने अवनीत का हाथ पकड़ा और कहा, वो तुम्हें बुला रही है, जल्दी चलो। फिर अवनीत ने कहा, कौन बुला रही है? फिर ब्रिजेश ने कहा, वही जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फिर उसके बाद ब्रिजेश ने कहा। उसे सुनकर तो अवनीत और रजत के होश ही उड़ गए, क्योंकि ब्रिजेश ने कहा, दिव्या, दिव्या तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही दोनों ने ब्रिजेश के मुंह से इतना सुना, वैसे ही दोनों शॉक से हो गए। उसके इतना बोलने के बाद भी अवनीत और रजत कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का जवाब क्या दें, और साथ ही दोनों को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो दोनों क्या करें। दोनों बस मूर्ति बने खड़े ही थे। तभी ब्रिजेश ने अवनीत का हाथ खींचते हुए कहा, चलो जल्दी, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही। ब्रिजेश के इतना बोलने के बाद रजत ने तुरंत अवनीत के पीछे से ही अवनीत का हाथ ब्रिजेश के हाथ से छुड़ाया और कहा, ब्रिजेश तू चल, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। फिर ब्रिजेश ने कहा, नहीं अभी चलो, वो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और उसने मुझे तुम्हें साथ लाने को कहा है, इसीलिए अब चलो जल्दी। ब्रिजेश ने इस बार इतना बोलने पर अवनीत को पता नहीं उसमें क्या हो जाता है कि वो बाहर की ओर जाने लगता। तभी रजत अवनीत को बाहर जाता देख तुरंत उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया? तू बाहर क्यों जा रहा था, जब तुझे पता है दिव्या कौन है? फिर भी अवनीत ने कहा, भाई मुझे पता है, तभी तो जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिजेश की इस हालत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। और हाँ, बाबा ने तुझे यह भी बताया था ना कि वो डायन मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकती। फिर रजत ने कहा, पर भाई उस डायन को कैसे मारना है यह भी तो पता होना चाहिए, और यह बस वो बाबा ही बता सकते हैं, इसीलिए भाई आज भर रुक जा बस। यह दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे, तभी घर के बाहर से ब्रिजेश बड़ी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ठोकने लगता है और दरवाज़ा ठोकते हुए ही बाहर से बोलता है, मेरे साथ चलो, नहीं तो वो मुझे मार देगी। मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो, वो मुझे आज सच में मार देगी। अवनीत जैसे ही ब्रिजेश के मुंह से इतना सुनता है तो वो रजत से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, रजत मेरा हाथ छोड़, तूने सुना नहीं क्या? अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो डायन ब्रिजेश को मार देगी।